जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ मैंने अतिरिक्त जानकारी ऐड की है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसको मैंने जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि जो माचिस की तीली के ऊपर पदार्थ लगा होता है उसे वो जो है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी है सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो चलिए बताइए, आपके पास 2 सेकंड है। दोस्तों, माचिस की तीली पर लगा हुआ जो पदार्थ होता है वो लाल फास्फोरस कहलाता है। दिया सलाई में प्रयुक्त जो है ये जो लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। सफ़ेद फास्फोरस की बात करूं तो ये सफ़ेद फास्फोरस पटाखे बनाने, दवा बनाने या चूहे मारने की दवा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए सही होगा इसमें, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आपके पास ऑप्शन है ए माल्टेज, बी इरेप्सिन, सी सुक्रेज और डी जो है लाइपेज। चलिए आप लोग बताइए, आपके पास 2 सेकंड है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, माल्टेज। माल्टेज नामक एंजाइम जो है स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। दोस्तों, ये पाचन क्रिया का एक मुख्य जो है अंग होता है। अब मैं आपको जो है पाचन क्रिया के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं कि वह जो है कैसे शुरू होती है और कहां पर जो है समाप्त होती है। यदि मानव शरीर में भोजन के संपूर्ण प्रक्रिया की बात करें तो 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। पहली जो अवस्था होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतिम जो होता है मल परित्याग होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, ये 5 अवस्थाओं से आपका भोजन गुजरता है। पहली क्रिया भोजन को जो है मुख में रखना आपका जो है अंतर्ग्रहण कहलाता है, और मुंह में ही भोजन का जो पाचन होता है वो शुरू हो जाता है और आपकी छोटी आंत तक जो है जारी रहता है। मुख के उपरांत भोजन अमाशय में अर्थात स्टमक में पहुंचता है, और अमाशय की पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है तो ये जो है पक्वाशय में पहुंचता है, जो कि आपकी छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है। जैसे आपने यहाँ पर जो है भोजन किया और आपके स्टमक में पहुंचा, ये भोजन आपके जो है यहाँ पर अमाशय में पहुंच गया। उसके बाद में ये जो है आपके पक्वाशय में पहुंचेगा। पक्वाशय जैसे मैंने बताया कि जो है आपकी जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो ये ऊपरी भाग होता है इसे हम लोग जो है इंग्लिश में ड्यूडीनम बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपरी भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर जब वो भोजन पहुँचता है, प्रवेश करता है, तो उसके बाद जो है ये यहाँ से गुजरता हुआ आप ये पचता हुआ भोजन आपका फिर यहाँ पर पहुँचता है। ये मध्य भाग है, इसको बोलते हैं जेजुनम बोलते हैं, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है इलियम, इसको जो है इससे कनेक्ट करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका भोजन पूरी तरह से पक जाता है। भोजन पकने की जो प्रक्रिया है, भोजन पकने के बाद में जो है ये अवशोषण होता है इसका, उसके बाद स्वांगीकरण और जो है फिर मल परित्याग। जो छोटी आंत है आपकी, छोटी आंत की जो दीवारें हैं, छोटी आंत की दीवारों पर जो है आपके आंतरिक रस जो है स्रावित होता रहता है, और उन्हीं आंतरिक रसों में एंजाइम्स जो है मौजूद होते हैं। जो आंतरिक रस रिलीज होगा, जो आंतरिक स्रावित होगा छोटी आंत की दीवारों पर, उनमें एंजाइम्स मौजूद होंगे। उन्हीं एंजाइम्स में ये शामिल होते हैं, माल्टेज होता है, रेप्सिन होता है, सुक्रेज होता है और लाइपेज होता है, और इसके अतिरिक्त जो है आपका लैक्टेज होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इनके कार्य क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो है माल्टेज जो है ये आपका स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, अर्थात जो है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन का कार्य क्या होता है? इरेप्सिन जो आपके शरीर में बचे हुए प्रोटीन और पेप्टोन हैं उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। आपका सुक्रेज ग्लूकोज को जो है सुक्रेज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। नीचे आते हैं, लाइपेज है। लाइपेज का कार्य जो है इमल्सिफाइड जो वसाएं होती हैं उनको ग्लिसरीन तथा जो है फैटी एसिड्स में जो है परिवर्तित करता है। तो आपने देखा, इसके अतिरिक्त जो है आपको लैक्टोज पढ़ा होगा आपने। लैक्टोज का कार्य होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करना। तो आपने जो है 5 एंजाइम्स पढ़ लिए दोस्तों। और जब भोजन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो मुख गुहा से प्रारंभ होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो मुख से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा के आपके 3 भाग होते हैं।
जिसमें आपका जीभ आता है, दांत आता है, और इसके अतिरिक्त जो है आपके जो है सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, जिन्हें लार ग्रंथियां बोलते हैं। जीभ की बात करें तो जीभ जैसा आपके समझ रहे हैं कि आपने जीभ, आपकी जो जीभ है यहाँ पर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे जैसे दाने पड़े रहते हैं। आपकी जो जीभ है वहाँ पर छोटे छोटे आपको दाने उभरे हुए दिखाए, तो उनको जो है स्वाद कलियाँ कहा जाता है, या टेस्ट बड्स कहा जाता है। टेस्ट बड्स कहा जाता है उन अंकुरों को। अंकुर जो छोटे छोटे पड़े होते हैं, ये आपके स्वाद को बताती हैं कि जैसे आपका जो मीठा स्वाद है, कड़वा स्वाद है, खट्टा स्वाद है, कि यही जो है कलियाँ आपको बताएंगी। तो अग्रभाग जो है आपकी जीभ का वो मीठे स्वाद का जो है को बताता है। जो पीछे वाला भाग है आपके कड़वे स्वाद को बताता है। जीभ के जो बगल वाले भाग हैं वो खट्टे स्वाद को बताएंगे, खट्टे स्वाद का आभास होगा वहाँ से आपको। और जीभ जो है आपके भोजन को जो निगलने में भी आपके मदद करती है। नेक्स्ट जो आते हैं वो होता है सेकंड, दांत। दांत जो होते हैं वो आपके जो है जान ही रहे हैं दांतों के बारे में, जो जबड़े के ऊपर नीचे वाले भाग में होते हैं, उनकी लाइनें होती हैं। और दांत जो है आपके 3 तरह के होते हैं, गर्दंती, द्वारदंती और विषयदंती। और इस तरह से वो 16 ऊपर नीचे भागों में डिवाइड होते हैं, और इस तरह 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक भाग में प्रत्येक और 2 किरंतक दांत होंगे, 1 रदनक होगा, 2 अग्रचौर्णक होंगे और 3 चौर्णक दांत पाए जाते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दांत के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें इनेमल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और ये दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो इनेमल होता है, जो दांतों में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है सलाइवरी ग्लैंड्स को जान लेते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पहली जोड़ी लार ग्रंथि है उसको बोलते हैं जो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये आपका देख रहे हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स ऊपर वाली ये। और ये जो है आपकी एक संख्या मतलब 2 जोड़ी उपलब्ध होती है। ये जिह्वा के दोनों ओर जो है उपस्थित होती है। दूसरी जो होती है इसे कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, या जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहा जाता है। ये दोस्तों आपके जो है निचले जबड़े के मध्य में स्थित होती है। मैक्सिल एक जो है स्थान होता है, वहाँ पर जो है ये मौजूद होती है। ये भी जो है जोड़े में ही होती है। उसके बाद में फिर आती है पैरोटिड ग्लैंड जो है 3rd नंबर पर। ये आपके जो है कानों के जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद होती है। तो आपने जाना 3 जोड़ी जो है जो लार ग्रंथियाँ आपके मुख में पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती है। इस तरह से आपका जो है ये पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप लोग जो है पाचन क्रिया को समझ गए होंगे कि कैसे जो है इसका संपूर्ण कार्यक्रम पूरा होता है। मनुष्य के जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, वो 99% उसमें जल, 1% एंजाइम होता है। और लार में मुख्यतः 2 तरह के जो एंजाइम पाए जाते हैं। 1% जो एंजाइम है उसमें 2 तरह के पाए जाते हैं। उसमें एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों बताइए, ये जो है बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास 2 सेकंड हैं। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कोणार्क। उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क में जो है ये आपका सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर या सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है। ये ऑप्शन सी सही होगा इसमें। यदि सूर्य मंदिर की बात करूं तो इसका निर्माण गंग वंश के राजा एक हुए थे, नरसिंह देव प्रथम। उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था। और ये एक विशाल रथ पर जो है इसका निर्माण किया गया। अब जो है विशाल रथ के आकार का दिखता है ये। इसे जो है सूर्य देव को समर्पित किया गया। सूर्य मंदिर के दोनों तरफ जो है 12 पारे पहियों की पंक्तियां बनाई गई हैं। आई होप आप जो है बढ़िया से समझ गए होंगे। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगर राज्य पूछता है तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। चलिए बताइए, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा मौजूद होती है। ये रेखा है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ये ऊपर वाली जो दिख रही है जहाँ से मैं रेड कर रहा हूँ, ये रेखा है। ये बताइए कि कौन सी रेखा है। ये तिब्बत से जो जोड़ती है, तिब्बत पर जो है चाइना का अधिकार है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ, ऑप्शन बी है मैकमोहन, ऑप्शन सी है डूरंड, या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत को जो है चाइना से डिवाइड करती है, अलग करती है ये रेखा। और इसका जो है इसे निर्धारित किया गया था 1914 में।
भारत और चीन के बीच जो ये रेखा है मैकमोहन रेखा। और आते हैं हम लोग रेड क्लिफ पर। रेड क्लिफ जो है, जो रेखा है, ये आपको दिख रहा होगा, रेड कलर से जो है कलर किया गया है। पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित जो रेखा है इसे जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था जब देश का विभाजन होता है। और चूंकि ये जो है उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था, 1971 में ये आज़ाद हुआ भारत की मदद से, तो ये जो है इसका निर्धारण यहाँ से भी किया जाता था कि इधर पाकिस्तान है तो ये भी रेड क्लिफ होगी, ये भी रेड क्लिफ होगी। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन सी, ऑप्शन सी, ये लाइन जो है आपकी अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान से अलग करती है, इसे जो है हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। ये 1896 में सर डूरंड द्वारा ये निर्धारित की गई थी। अब ये जो है रेखा, चूंकि भारत का विभाजन हो गया है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में आती है। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी ओएमआर। चलिए बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से। चलिए दोस्तों, आपके पास 2 सेकंड है। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, रोम। रोम जो होता है ये कंप्यूटर का स्थायी स्मृति कहलाती है, स्थायी मेमोरी कहलाती है। यदि जो है मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी की, तो ये 2 तरह की होती है। मेमोरी का जो प्रयोग होता है डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होता है, इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। ये 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। हम लोग यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, जो रैम रोम दोनों होता है। रैम जो होता है वो अस्थायी होता है और रोम जो है वो अस्थायी मेमोरी होती है। यहाँ पर जो है आपको जो डेटा है, सूचनाएं हैं, यहाँ पर ये अस्थायी तौर पर स्टोर होती है, जबकि यहाँ पर आपकी जो डेटा स्टोरेज होगा वो अस्थायी होगा। उसके बाद में आते हैं सीपीयू पर। सीपीयू जैसे आप जानते हैं कि ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये आपका सीपीयू है। सीपीयू को आप जानते हैं कि इसे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म इसका होता है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है तो वो सीपीयू होता है। थर्ड जो मशीन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये ओएमआर शीट दिख रही है। आप एग्जाम्स देने जाते हैं, ऐसा जो है फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, पहले होता था, या फिर एग्जाम्स देते हैं तो आपको भरना पड़ता है, आंसर शीट होती है आपकी। तो ये जो है ओएमआर कहलाती है। ओएमआर इट इज़ अ इनपुट डिवाइस। ये जो है आपका ये रीडर है इसका, इसे फुल फॉर्म इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो है आपके जो एग्जाम्स आप देते हैं आप उसको जो है रीड करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? चलिए बताइए, ये बहुत आसान है, आप लोग जो है पढ़ते रहते हैं इसको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसमें 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? आपके पास 2 सेकंड हैं। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है। अब मैं आपको बात करूं तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है जब लागू की गई तो वह समय था 2 अक्टूबर 1959। इसे जो है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू हैं, यहाँ आपको पिक्चर में जो है बैठे हुए दिख रहे होंगे, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिला में इसे जो है पहली बार प्रारंभ किया था, जो कि आपका समय था 2 अक्टूबर 1959। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में इसे जो है नेहरू जी ने प्रारंभ किया 11 अक्टूबर 1959। पहला जिला था नागौर और पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है। अनुच्छेद 243 के जो है चा के अनुसार पंचायत जो है सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी की भी जो अगर किसी भी पंचायत चुनाव में अगर वो प्रतिनिधि बन रहा है तो उसकी एज जो है 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। आपको ये दिख रहे होंगे बगल में जो है खड़े हैं जो शख्स हैं, ये भी एक महान राजनीति के जो है राजनीति में इनका प्रमुख स्थान है। ये राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इनका नाम मोहनलाल सुखाड़िया है और इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है।
अब हम देख लेते हैं कि आपने इसे तो देखा कि हाँ जो है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाग 8 में आपके संघ और राज्य क्षेत्र हैं। उसके बाद में भाग 7 में आपका पहली अनुसूची के जो है जो है अनुसूची के जो राज्य के विषय हैं भाग खा के उन्हें जो है वर्णित किया गया है। आपका जो है भाग 5 जो है ये जो है इसमें संघ का वर्णन किया गया है, आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं मैंने आपको दोस्तों बताया था कि भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक, भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य हैं। तो अब मैं जो है ये समझ गया हूँ कि आप लोगों को 1 से लेकर के 9 तक जो भी भाग में विषय वर्णित है मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। यदि मैं कोई भूल रहा हूँगा इसमें तो जो है आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। चलिए बताइए, स्पोर्ट का जो है क्वेश्चन है, खेल से संबंधित है। आपको इसमें बताना है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए। ऑप्शन इसमें ये आपको जो है ग्राउंड दिख रहा होगा, ये जो ग्राउंड बना हुआ है रग्बी फुटबॉल का है। इसमें आपको ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 11। तो दोस्तों इसमें जो है रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो आप देख रहे होंगे जो इनकी पोजीशन है खिलाड़ियों की, इनका जो है फेस है देखिए, तो यहाँ से 3 3 6 6 3 9 9 3 12 9 12 3 15 15 खिलाड़ी इस पक्ष में है और 15 खिलाड़ी इस पक्ष में है। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। ऑप्शन ए सही होगा। आइए, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसे आप बताइए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के आपको पहले नियम को बताना है। तो ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। बताइए दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब आपको इसको जो है मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि ये जो है इसके उदाहरण क्या हैं। मान लीजिए आपको पूछता है तो आपको बताने में आसानी होगी। ये भाई साहब आप देख रहे हैं लटके हुए हैं पकड़ के, गाड़ी जो है आपकी यदि विरामावस्था में है, गाड़ी रुकी हुई है, ड्राइवर मान लीजिए गाड़ी रोक कर रखा है, अचानक से गाड़ी चलती है तो व्यक्ति जो है पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये इनकी पोजीशन जो है पीछे हो गई है, जो खड़े थे भाई साहब। तो यहाँ पर भी जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा। अब सेकंड जो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये भाई साहब आगे की तरफ झुके हैं। यदि गाड़ी जो है चलायमान है, अगर गाड़ी चल रही है तो अचानक से ब्रेक लगाने पर यदि आप आगे की तरफ झुक जाते हैं तो वहां पर भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। थर्ड जो है कंबल और स्टिक आपको दिख रही है, कंबल और डंडा, यदि हम इसको जो है मार करके धूल को इससे अलग करते हैं तो यहाँ पर भी जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है, अर्थात जड़त्व का नियम के कारण जो ये चीज़ें घट रही हैं। तो ऑप्शन जो है प्रश्न 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको बताइए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बताइए, 2 सेकंड है आपके पास। दोस्तों भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये जो आपको दिख रही हैं इनका नाम मल्लिका साराभाई है। ये जो है फेमस भरतनाट्यम नृत्यांगना है। आपको याद होगा कि इनकी माताजी मृणाली साराभाई को आप जानते होंगे। उनका जब देहांत हुआ था तो इन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में भरतनाट्यम नृत्य करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि जो है मल्लिका साराभाई का संबंध किस जो है नृत्य से है, या मृणाली साराभाई का जो संबंध है किस नृत्य से है, तो वो है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और एक और नृत्यांगना है जिन्हें जो है बगल के आप जो है इमेज में देख पा रहे हैं, ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। ये भी भरतनाट्यम की बहुत बड़ी जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है डांसर हैं। इन्हें जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए जाना जाता है। इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। आपको अगर एग्जाम्स में प्रश्न पूछता है तो आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कुचिपुड़ी कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ से बिलोंग करता है। केरल में कथकली है। कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है।
और एक है मोहिनीअट्टम, वो भी जो है केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको जो है तीनों राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पता लग गया। आते हैं आगे, आपको जो है एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी बार बार लोक नृत्य आ रहा है, शास्त्रीय जो नृत्य है वो कथक है। तो कथक और कथकली से जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कथकली केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे बताइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह इसमें से कौन सा है आपको बताना है। मेटसैट, आर्यभट्ट, पृथ्वी, परम, बताइए। ये आपको जो है भारत का पहला उपग्रह आपको दिख रहा, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, आर्यभट्ट। ये जो है हमारे खगोलज्ञ जो हुए थे प्रथम, आर्यभट्ट जो है इतिहास में, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ की मदद से जो है कॉस्मोस नामक प्रक्षेपण यान से जो है प्रक्षेपित किया गया था। आपको पता लग गया कि भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। अब आते हैं हम मेटसेट की बात कर लेते हैं। मेटसेट जो है पहला मौसम संबंधी भारतीय जो है उपग्रह है, डेडिकेटेड मेटेरियोलॉजिकल सैटेलाइट इसे जो है ये था, और इसे जो है 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था। इसकी खास बात इसलिए है, मैंने दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है इसलिए जो है इस तरह के रखे हुए हैं कि आपको जानकारी मिले कि जो मौसम संबंधी जो उपग्रह है वो मेटसेट है। इसका नाम हमारी जो कल्पना चावला हैं, जानते होंगे आप, तो उनके नाम पर इसे कल्पना 1 नाम दिया गया था। जो मौसम संबंधी आपका उपग्रह है मेटसेट। और थर्ड जो है पृथ्वी जो है ये आपकी बैलिस्टिक एक मिसाइल है। ये प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल जो है भारत की है। इसको ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली कम दूरी की, इसका जो है रेंज 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर है, लगभग उतनी रेंज की ये मिसाइल थी। इसे 1988 को चांदीपुर पर जो है से किया गया था, लॉन्च किया गया था। फोर्थ जो है ये परम है। परम जान रहे हैं कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसे सीडैक ने डेवलप किया था। पुणे स्थित सीडैक कंपनी द्वारा जो है इसे डेवलप किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? चलिए बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन ए है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी है ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आप लोग इसको सोच कर बताइए। मैं ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसमें ये जो है भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसमें जो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें जो भाषाएं हैं उन यदि उत्कृष्ट लेखन होता है साहित्य का, तो उसमें आपको 11 लाख रुपए, वाग्देवी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जाएगा पुरस्कार के रूप में। आपको एक जानकारी एडिशनल में दे देता हूं कि 2018 में इसका जो यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य को भी पहली बार दिया गया था। अब आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को जो है प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 1965 में। इनकी एक कृति थी मलयालम भाषा में, ओडा कुजाई के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। सेकंड नंबर पर 1966 को जो दूसरा जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था वे थे ताराशंकर बंदोपाध्याय। इन्हें जो है बांग्ला भाषा की उनकी कृति थी गण देवता के लिए जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया था। और दोस्तों जो है सुमित्रा नंदन पंत और जो है अमिताभ घोष, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मलयालम भाषा का प्रथम था, ये जो है बांग्ला भाषा के प्रथम है, ये जो है आपके हिंदी भाषा के प्रथम थे। इन्हें 1968 में जो है मिलता है चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा इनकी जो कृति है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और मैंने जैसे अंग्रेजी के बारे में बताया, तो 2018 में अंग्रेजी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अमिताभ घोष जी को दिया गया था। तो आप लोग चारों जो है लेखकों के बारे में समझ गए, 4 भाषाओं के जो प्रथम बार जिन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उसे भी आप जान गए अच्छी तरह से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप,
65 इनकी कृति ऑर्डर कुजाई। अब इसको बताइए आप लोग, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? चलिए बताइए इसके बारे में, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है दांते, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है मैकियावेली। दोस्तों इसको भी मैंने ऐसे सेट किया है कि आपको मैं चारों लेखकों के बारे में बता दूं, इनकी कृतियां, क्योंकि इसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है एडम स्मिथ की है, इन्होंने जो है ये लिखी है। इनका जो है इस बुक का मैंने जो है यहाँ पर चित्र लगा दिया है। इनकी पुस्तक है एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और जो दांते हैं, दांते अपनी डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं। एग्जाम्स में पूछता है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो दांते हैं। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, और मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, और एक पुस्तक है ऑन द आर्ट ऑफ वार। तो आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए बताइए, आप लोगों को बताना है। ये तो सबसे आसान है, अभी चुनाव अभी निकले हैं, जो है विधानसभा चुनाव निकले हैं उत्तर प्रदेश में। 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। बताइए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। तब तक मैं बता देता हूं कि लोकसभा जो संरचना है, लोकसभा की संरचना जो है का गठन जो है अनुच्छेद 81 में दिया गया है। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उन्हें वो थे गणेश शंकर मावलकर, और जो 17वीं लोकसभा जो कि वर्तमान में है उसके जो है अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिड़ला जी हैं। चलिए बताइए कि लोकसभा सीटों की संख्या किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है 48, ये फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर आपका आता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है 40 सीटें हैं लोकसभा की। और बिहार जो है आपका 40 सीटें बिहार में भी हैं। तो आपका जो है चारों जो है क्लियर हो गया। दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और मैं तो वैसे जो है मुझे लग रहा है कि मैं कंफर्म हूँ, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 80 जो है इसमें, तो इसमें जो है 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए नगुल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? चलिए बताइए, ये आपको नगुल्ट्रम मुद्रा दिख रही है, देख रहे हैं, भूटान करेंसी भूटान करेंसी इक्वल टू 1 इंडियन रूपी। तो ये भूटान की आपकी करेंसी है, भूटान की करेंसी नगुल्ट्रम है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। इजराइल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है न्यू शेकल एक जो है करेंसी इसका नाम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। यहाँ पर रूबल चलता है, देख रहे हैं रूबल के जो है लगातार मजबूत हो रहा है, जो है रशिया और यूक्रेन के वार के बीच भी जो है लगातार इसकी करेंसी मजबूत होती जा रही है। न्यूज़ में बहुत रहता है, इजराइल न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैंने इसको मैं लेकर के आया हूँ। उसके बाद मलेशिया के जो है संबंध भारत के साथ आज 3-4 सालों में लगातार बिगड़ रहे हैं, इसलिए जो है मैंने सोचा कि ऐसी जो है कंट्रीज़ को रखूँ मैं मुद्रा में जो लगातार चर्चा में रहती हैं, शायद एग्जाम्स में आपके आ जाए। तो मलेशिया की जो है राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी जो है मुद्रा है रिंगरिट है। तो ऑप्शन इसमें नगुल्ट्रम, ऑप्शन ए सही होगा भूटान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए, चलिए बताइए कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही होगा, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरोल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन का है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिलोक्विनोन है। तो आपको जो है चारों पता लग गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका है रेटिनॉल, विटामिन बी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरोल, और जो है विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो इसको जो है फिर से देख लीजिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट पर, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। चलिए बताइए, अम्लीय वर्षा के लिए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो उत्तरदायी है? आपको जो है यहाँ पर उत्तरदायी गैस बताना है। बाकी आप इस चित्र देखकर समझ पा रहे होंगे कि अम्लीय वर्षा का जो कैसे जो है घटती है, क्या क्या उसके नुकसान हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ए है SO2, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है N2O, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। आपके पास 2 सेकंड हैं। दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही होगा, जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और जो है आपको ये दोनों ही उत्तरदायी गैसें हैं जो आपके लिए
पूछी जाएंगी। स्पेशली जो है आपके लिए यही पूछा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने जो है दोनों इसमें लिख दिया है। यदि बात करें तो आपको मैं समझा देता हूं, जो मानवीय क्रियाओं में औद्योगिक उत्सर्जन है ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपका NO2 है, ये इसको जो है उत्सर्जित करता है। कारखाने की जो चिमनियां हैं, गाड़ी है, जैसे कारखाने की जो ये चिमनी दिख रही है आपको, धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, स्वचालित वाहनों से जो धुआं निकलते हैं, ये जो है कार्बन उत्सर्जित करते हैं और ये वायुमंडल में जाकर जब मिल जाती है तो इसके जो विषैले तत्व हैं यही जो है अम्लीय वर्षा कराने के जो है कारण बनते हैं। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये कैसे घटित होती है, जो वायुमंडल है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2 ये जल के साथ तथा H2O के साथ में क्रिया करती है और ये जो है नाइट्रिक अम्ल जो है रिलीज करती है, नाइट्रिक अम्ल जो है बनाती है। तो इससे जो है आपका वन प्रभावित होगा, इसका जो है कुप्रभाव जैसे बनेगा तो वन प्रभावित होंगे, भूमि प्रभावित होगी, जल प्रभावित होगा, झील प्रभावित होगी, इससे जो है बहुत ही नुकसान होगा। अब मृदा प्रभावित हो रही है तो कृषि हो गया, मृदा की उर्वरता हो गई कम होगी, जल से जलीय जीव हो गए, मनुष्यों को सबको प्रॉब्लम है, सारी समस्या जो है बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि जब अम्लीय वर्षा होगी तो बहुत सारा नुकसान होगा। जैसे आप सुनते हैं कि भारत में ताजमहल का जो है रंग पीला पड़ रहा है तो ये भी अम्लीय वर्षा के कारण है। जर्मनी, वेस्ट यूरोप वगैरह में जो है इससे काफ़ी जंगल जो है नष्ट हो जा रहे हैं तो ये भी इसी के कारण है। इसके अतिरिक्त जो है आप जानते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण जो है घरों की जो खिड़कियां हैं, पेंट हैं, इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है। तो आपके लिए जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैस है SO2 है और NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और ये जो है दोस्तों N2O, अब आते हैं N2O पर, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे जो है लाफिंग गैस कहते हैं जो आपको हंसाती है। ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है रंगहीन होती है और नॉन फ्लेमेबल होती है अर्थात अज्वलनशील होती है। ठीक है ना, आप इसके बारे में 2 चीज़ें जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, दिस गैस इज यूज्ड इन मेडिकल एंड डेंटल प्रोसीजर्स एज अ सेडेटिव, अर्थात जो है ये आपके लिए जब आप जो है दंत या जो है चिकित्सीय किसी भी कार्यों को करने के लिए आपकी जो है ये यूज की जाती है। इट हेल्प्स टू रिलीव एंजाइटी बिफोर द जो है प्रोसीजर एंड अलाउ टू पेशेंट टू रिलैक्स। कहने का मतलब जो है आपके जो पेशेंट है उसकी दवा में जब ये जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और आप जो है दर्द को कम महसूस करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आप समझ गए होंगे अम्लीय वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी गैस कौन सी है, SO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए आप इसको। दोस्तों ऑप्शन है इसमें महानदी, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा, ऑप्शन सी है घाट प्रभा, ऑप्शन डी है नर्मदा। चलिए बताइए। ऑप्शन दोस्तों इसमें ए सही होगा, महानदी। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है और महानदी जो है उड़ीसा में है। तो आपको पता लग गया होगा कि हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा के महानदी में स्थित है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। सेकंड है आपका तुंगभद्रा, इसमें भी जो है मैंने बढ़िया से जो है ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं जो आपको चारों मैं बता सकूं एक ही प्रश्न में। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध परियोजना जो है बनी हुई है, तुंगभद्रा पर आपकी तुंगभद्रा परियोजना बनी हुई है, तुंगभद्रा नदी पर जो है इससे लाभ जो है तेलंगाना और कर्नाटक राज्य को मिलता है। अब थर्ड आते हैं घाट प्रभा नदी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 परियोजनाएं हैं, एक है घाट प्रभा परियोजना, एक है हिडकल परियोजना। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इसका लाभ कर्नाटक राज्य को मिलता है। फोर्थ है आपका जो डी ऑप्शन है ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना जो है शायद 2015 मुझे जहाँ तक याद है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जो है इसका जो लाभ है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को मिलता है। तो आप समझ गए कि महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना, तुंगभद्रा पर जो है तुंगभद्रा परियोजना जो कि तेलंगाना और कर्नाटक के को लाभ मिलता है इसका, और घाट प्रभा पर जो घाट प्रभा और हिडकल परियोजना, नर्मदा नदी पर सरदार जो है सरोवर परियोजना जो है स्थित है। तो ऑप्शन इसके प्रश्नानुसार हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां,
अब बताइए इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आर ओ आपका सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह एग्जाम आ रहा है, उसमें जो है पूछा जा सकता है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338। चलिए बताइए दोस्तों, जो SC ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है विधानसभाओं में, वो है अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 332 में। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, ठीक ना। अब आते हैं और ऑप्शन जो है 3D पर 338, तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। 315 में आपका संघ एवं राज्यों के लिए जो है सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में जो है ये हो गया आपका, उसके बाद में 330, ये और आपका 330 और 320 थोड़ा सा रिलेट करेगा आपको और समझने में भी फायदा होगा, क्योंकि जो है 330 में SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है और 332 में आपके लिए विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है? चलिए बताइए। ये भी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी मैंने ऐसे सेलेक्ट किया है जिसको आप आसानी से बता सकें। ऑप्शन ए है स्वामीनाथन समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया, ऑप्शन सी है राजा चलैया समिति, ऑप्शन डी है सच्चर समिति। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, स्वामीनाथन समिति। इसका संबंध जो है जनसंख्या नीति से है। इसका जो है इसको फरवरी 2000 में सरकार ने गठन इसका किया था, सरकारिया समिति का। ये जो है जनसंख्या नीति पर इसका जो है जनसंख्या नीति के लिए बनाया गया था, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए जनसंख्या नीति लाई गई सरकार के द्वारा 2000 में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा तंत्र स्थापित करना था, गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करना था। तो आपने जाना। और उसके बाद में आता है आपका सरकारिया समिति। ये जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है सरकारिया समिति, उसके लिए जो है इसका गठन किया गया था। इसकी जो है अध्यक्षता की थी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनका नाम था, रिटायर्ड न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। उन्होंने राज्य और जो है केंद्र के बीच शक्ति संतुलन को लेकर के संस्तुति की थी कि ये जो है व्यवस्था होनी चाहिए। राजा चलैया समिति आप सुने होंगे, टैक्स रिफॉर्म के लिए जो है इसका गठन हुआ था। फिर आता है आपका सच्चर कमेटी, ये तो बहुत ही न्यूज में रहती है। जो है मुस्लिम समुदाय अपनी मांगों को जो है अपने जो है बेहतरी के लिए जो है इसकी लगातार मांग करता रहता है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। इसका गठन किया, इसकी जो है इसे इसलिए गठित किया गया था जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था कि जो है इन्हें बताना था कि जो मुस्लिम समुदाय है उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति क्या थी उस समय। तो इसमें पता लगा कि SC ST से भी जो है दयनीय स्थिति है मुसलमानों की। इन्होंने 10 प्रमुख सिफारिशें जो है की थी, जो है जब कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जनसंख्या नीति जो है इसका संबंध स्वामीनाथन समिति से है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, 11 जुलाई, 16 सितंबर या 16 अक्टूबर? अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अब इसको बताइए पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, 26 नवंबर। 11 जुलाई को आप जानते होंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। एक बार और मैं कन्फर्म करा दूं, विश्व जो है पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं
और मैं दावा करता हूं कि एग्जाम्स में इनमें से एक आध प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में हर बार टकराएगा। इसलिए जो है एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर प्रश्न के साथ जो अतिरिक्त जानकारियाँ ऐड की हैं, मैंने ऑप्शंस ऐसे बनाए थे कि जो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह की जो है सलाह हो तो आप कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।